नमस्कार, दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कबाड़ से जुगाड़ यानी जुगाड़ से कबाड़ और कबाड़ से जुगाड़, जो बेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, जो फूल ख़राब हो जाते हैं, बेसिकली ऐसे फूलों पे उन्होंने काम किया है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विकास उनियाल जी। विकास उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिन फूलों को हम फेंक देते थे, पहले तो उससे सजावट होती थी, आज जैसे उसका काम ख़त्म हो गया उसको उन फूलों को फेंक देते और तरह तरह का पर्यावरण ख़राब उससे होता था। तो आप ये बताइए, हुआ कैसे? आप तो मीडिया लाइन के थे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे और आपने एकदम ये तय कर दिया कि मैं कबाड़ से जुगाड़ करके इस काम को शुरू करूँगा। तो ये हुआ कैसे? देखिए सर, मेरा जो करियर रहा लगभग 12-13 सालों का, वो मेरा प्रिंट मीडिया का रहा जी। और इस उम्र में मैं एक बहुत अच्छे ओहदे पे वहाँ पर प्रिंट मीडिया में काम कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी जी। बट हमारे घर पे माहौल शुरू से जो है पूजा पाठ का ज़्यादा रहा। हमारी मम्मी पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देती थी, अच्छा। समय देती थी इन सारी चीज़ों में जी। तो मम्मी के साथ कभी घूमने जाना हुआ करता था, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य तीर्थ स्थान। तो मैंने कई बार वहाँ पे देखा कि जो लोग जो हैं वहाँ पे फूल अर्पित कर रहे हैं मंदिरों में और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वो लोग फूल अर्पित करते हैं और अगले दिन उनको जो है कचरे में या नदियों में फेंक दिया जाता है। तो एक तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है और दूसरा जो है जो श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुओं ने फूल अर्पित किए हैं उनका भी अनादर है। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ चलती रही जब भी मैं अपनी माता जी के साथ कहीं पे जाया करता था। सडन इसकी शुरुआत हुई, असल में कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो सेम ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जी। हमारी माता जी लगभग 53 इयर्स की थी। अच्छा। तो सडन उनको एक दिन ऐसी हेडेक, सर दर्द हुआ, हम लोगों ने दिखाया। उसके बाद फर्दर 1-2 दिन के बाद उनके टेस्ट भी हुए और 2-3 दिन के अंदर ही डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है और अच्छा। जो कि 4th स्टेज में है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि जब हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स रीड कर रहे थे, उसमें रिमार्क में स्पेशली मेंशन था कि ये बहुत ज़्यादा जो है स्मोकिंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा माता जी और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का धुएं वाली जगह पे ये रहती है जिनकी वजह से इनको जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो वो कैंसर मतलब उनके लीवर में भी था, चेस्ट में भी था। अच्छा। और सर पर भी उनके वो कैंसर था जो 4th स्टेज पे पहुंच चुका था जी। अब मन में ऐसा हुआ कि चलिए हमने एक डॉक्टर को दिखा दिया, रेपुटेटेड हॉस्पिटल है देहरादून का, हो सकता है कि इनकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी हो। तो देन वही हमने फिर दोबारा एक अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो टेस्ट दोबारा कराए। अच्छा। सेम वही रिमार्क भी वहाँ पर निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा। जबकि हमारे घर पर जब डॉक्टर्स ने मेरे से पूछा कि ये किस तरीके के माहौल में रहते हैं, तो शुरू से लेकर उन्होंने, जब तक वो 53 इयर्स के अभी थे, तब तक की पूरी हिस्ट्री पूछी। ना हमारे घर में चूल्हा का उपयोग होता है, ना ही कोई ऐसी जगह पर हम लोग रहते हैं कि जहाँ पर जो है धुआं ज़्यादा जनरेट होता है। न कोई स्मोकिंग करती माता जी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। हमारी माता जी तो बाहर का खाना भी नहीं खाती थी, स्मोकिंग तो बहुत दूर की बात हो गई और चूल्हा वगैरह कभी देखा नहीं क्योंकि शुरू से ही गैस वगैरह यूज़ करते थे। तो इस तरीके का सामने आया। तो डॉक्टर से जब हमारी बातचीत हुई तो डॉक्टर ने पूछा कि इनका आप मेरे को रूटीन बताइए, इनका रोजाना का रूटीन क्या रहता था जी। तो हमने रूटीन स्टार्ट किया। तो जब मेरी बात ख़त्म हुई, हमने भी कभी गौर इस चीज़ पे नहीं किया। तो हमारी माता जी क्या करती थी कि सुबह भी कम से कम 1 से 2 घंटे और शाम को भी 1 से 2 घंटे अपने पूजा घर पे बैठकर धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल करती थी, बहुत ज़्यादा, खूब। मतलब हमारी माता जी के हिसाब से जितना ज़्यादा धुआं होगा तो उतने ज़्यादा भगवान प्रसन्न होंगे। अच्छा। तो इस तरीके का उनका जो रूटीन ये रहा, जब से मैं देख रहा हूँ लगभग 12-15 सालों से, तो उनका ये रूटीन रहा। तो डॉक्टर ने तुरंत ही डिक्लेयर कर दिया, देखिए मैं आपको इस चीज़ को रिटर्न में तो आपको नहीं दे सकता हूँ कि इसी कारणों से जो है इनको कैंसर हुआ है, बट 99% चांस इसी पॉल्यूटेड धुएं को जो इन्होंने अंदर लिया है अपने बॉडी में, उसी की वजह से इनको जो है कैंसर के सेल्स इनके एक्टिव हुए और इनको जो है इस तरीके से कैंसर की बीमारी हुई। तो ये सारी चीज़ें सामने आई तो मुझे भी बड़ा धक्का लगा कि ऐसी चीज़ों में इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं, है ना। तो फिर अपनी जॉब में जब मैं था, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सब कुछ सही था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि किस तरीके से मैं लोगों को इसके प्रति जागरूक कर पाऊँ,
क्योंकि पूजा तो पूरे देश के लोग करते हैं ना। पूरे देश के सर, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो हमारा देश जो है नंबर 1 है धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल करने में भी और एक्सपोर्ट करने में भी। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हमारी इंडिया से ही होते हैं, इसी देश से होते हैं, भारत देश से। तो इसका मतलब ये धुआं भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, बहुत हार्मफुल है सर। थोड़ा सा आप और इसको खोलिए। बहुत हार्मफुल। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो धूप या अगरबत्ती होती है वो हम लोगों के लिए इतनी घातक है जितनी 3 सिगरेट एक व्यक्ति उसको पीता है। मतलब 3 सिगरेट के बराबर एक धूप अगरबत्ती हमारे लिए हार्मफुल है। अच्छा। कारण क्या है कि 80 to 90% कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करता है ये धुआं। ये आपका रिसर्च है कुछ? हाँ, ये इसमें मैंने अभी ऑल ओवर इंडिया में 7 जगह पे ट्रेनिंग्स करी। देन उसके बाद जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च करी है उनके ये आंकड़े हैं। अच्छा। कि 80 to 90% जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और उसको जब ह्यूमंस हम लोग अंदर लेते हैं या हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे वो कैंसर के सेल्स जागृत होते हैं, जिनकी वजह से जो है कई सारी घातक बीमारियां होती हैं। मतलब फेफड़ों की बीमारियां होती है और ये सारे कैंसराइज उसमें जो है चीज़ें होती हैं। तो इसी पे फिर हम लोगों ने रिसर्च करी कि किस तरीके से हम लोग जो हैं लोगों को अवेयर कर पाएँ कि वो लोग जो है इन चीज़ों का उपयोग जो है कम करें। अब पुराने टाइम में होता क्या था कि लोग अपने घरों पे ही कई सारी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जिनसे लोग धूप अगरबत्ती बनाते थे। बट आज की डेट में सारा सामान बहुत सरलता से लोगों को उपलब्ध हो रहा है, तो इसलिए लोग मार्केट से जाके इसको जो है परचेज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो धूप कैंसर के रूप ले लिया है और आपने उसी धूप का काम शुरू किया है। हाँ, देखिए पहले से होता क्या है, देखिए सारा कड़ियाँ एक साथ जुड़ती रही। हमारी माता जी का पूजा में ज़्यादा ध्यान देना, या हम अपनी माता जी के साथ बहुत जगह गए, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो देखा हमने कि फूलों का भी वहाँ पर जो है बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। मतलब इतने श्रद्धा भाव के साथ हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं और उसको बाद में जो है फेंक दिया जा रहा है। फिर माता जी के साथ ये कॉन्सिडेंस होना कि उनको इस तरीके की बीमारी होना, तो ये सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ती रहीं। तो आपकी धूप बत्ती कैंसर जैसी बीमारी को पैदा नहीं करती? देखिए ऐसा होता है, धुआं अगर आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसमें उत्पन्न होगा, बट उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है ना। तो ये जो हम जिस टेक्नोलॉजी पे अभी बना रहे हैं, ये पूरी वर्ल्ड वाइड एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट अभी किया है, डेवलप किया है पूरे वर्ल्ड में। तो उन्हीं की टेक्नोलॉजी से हम इन धूप अगरबत्ती को अभी तैयार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो बेस कोयले का रहता है और जो केमिकल रहता है उसको हमने हटा दिया है इन धूप और अगरबत्ती से। अच्छा। तो इसमें हमारे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो फूल हमारे वेस्टेज में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा समारोह स्थल पे, मंदिरों में कई सारे फूल जो है प्रयोग होने के बाद फेंक दिए जाते हैं, तो उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं। हमारा जो बेस रहता है वो फूल पाउडर का ही बेस रहता है। अच्छा। और खुशबू के लिए हम लोग प्योर नेचुरल एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं। तो अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, तो लगभग 80% से ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी नॉर्मल धूप अगरबत्ती जनरेट करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो धूप बत्ती आप तैयार करते हैं, हाँ जी, उस धूप बत्ती में बहुत कम कार्बन निकलता है, जो नुकसान पहुंचाता है उतना नहीं पहुंचाता नहीं, है। उतना नहीं पहुंचाता है। परसेंटेज तो उसका परसेंट बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 7% है और वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपकी घटना से ये पता चला कि आपकी माँ को जो कैंसर हुआ, माँ रही नहीं, और उसी धुएं के कारण से जो धूप बत्ती को कहते कि ये आपका पर्यावरण, घर का पर्यावरण अच्छा करेगी, तो हमको धूप बत्ती कौन सी जलानी चाहिए वो हमको तय करना है। और जिस धूप बत्ती में कार्बन ज़्यादा ना हो, जिस धूप बत्ती को आप तैयार करते हैं उस धूप बत्ती को हम जलाएं। और शायद पूरे देश के लोग आपकी धूप बत्ती खरीदते होंगे। लेकिन इतना बड़ा काम आपने किया, इस काम को करने में कितना समय लगा, और क्या इस काम को शुरू करने के लिए कहीं से आपको मदद मिली, सरकार या गैर सरकार कोई मदद मिली? देखिए सर, मैंने आपको बताया कि जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो उस समय तो मैं ऑलरेडी जॉब पे ही था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल जॉब से हट चुका था सर। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी। अब मैंने ये समझा कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन चीज़ों को लेके जागरूक नहीं हैं, तो कितने और लोग हमारे ऑल ओवर इंडिया या हमारे उत्तराखंड में हैं जो इन चीज़ों के प्रति जो है जागरूक नहीं हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्या इस तरीके का कोई काम किया जाए कि जिससे एक तो सामाजिक मैं अच्छा भी कर पाऊँ समाज के लिए, और ये जो सारा हम लोग काम कर रहे हैं ये सब लोगों को जागरूकता की तरफ ले जाए कि ये जो नॉर्मल आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये हानिकारक हैं। छोटा सा अगर आप एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण, जो भी लोग घरों पे अपनी धूप अगरबत्ती जलाते हैं या जिस जगह पे जलाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी दीवारें आपकी काली हो जाती है। हाँ। तो सारा स्टार्च, वो सारा धुआं भी हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, तो ये नहीं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और वो अगर आपके जैसे कोई युवा इस काम को शुरू करना चाहे तो उसको भी चाहिए
कि कहाँ कहाँ से आपको मदद मिली है, या आपने अपने रिसोर्सेज को शुरू किया या आपको सरकारी गैर सरकारी मदद मिली है? देखिए होता क्या है कि लगभग मेरे को 2.5 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को करते हुए। 1.5 साल हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे केवल रिसर्च करी किया, है। ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट थे और जो भी जगहें थी वहाँ पे हम लोगों ने पर्सनली विजिट करी। हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने वहाँ पे पता किया कि किस तरीके से हम लोग जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट को जो है तैयार कर सकते हैं और उसको जो है मार्केट में हम लोग जो है उतार सकते हैं। तो किस किस विभाग ने आपको मदद की? देखिए अभी पहले तो हम लोगों ने जितना भी रिसर्च करी 1.5 साल वो हम लोग खुद ही गए। इसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों के आगे बहुत सारी चुनौतियाँ थी, क्योंकि देहरादून शहर जो है बहुत बड़ा शहर है। लगभग 280 मंदिर रजिस्टर्ड हैं अभी। 280 मंदिर? हाँ, पूरे सिटी के अंदर हैं। अगर देहरादून में अगर आप बात करेंगे, और सारे जितने भी मंदिर हैं 280 ये सारे अभी एक्टिव हैं। मतलब यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं डेली बेसिस पे। इनका हम लोगों ने डाटा तैयार किया। इसके बाद हम लोग नगर निगम में गए, नगर निगम से हमने कॉलैब किया। अच्छा। तो उन्होंने भी हमारी हेल्प करी, उन्होंने हमको गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई, और वो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि वो सिर्फ फूल लेके आती हैं, दूसरा कचरा नहीं लेके आती हैं। अच्छा। उसके साथ नगर निगम ने हमको एम्प्लॉयज़ दिए फूल कलेक्ट करने के लिए और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। इसी के साथ KVIC और KVIB ने हमको जो है फ़ंड प्रोवाइड कराया कि हम लोग इस काम को किस तरीके से आगे शुरू करेंगे। और निस्बर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोगों की सेल्स और मार्केटिंग में सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से और भी कई संस्थान हैं जो अब हमारे साथ इस पहल में जुड़ रहे हैं। मतलब पहले किसी को जोड़ना बहुत मुश्किल था, अब जो है लोग स्वयं आके हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पहल में। तो बिल्कुल, जैसे शादियों में या मंदिरों में फूलों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और बाद में वो ख़राब हो जाता है ना। लेकिन अब आपने ये बता दिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट आपको मदद कर सकते हैं और लोग जिस काम को करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे कि हमारे पहाड़ में पहले परंपरागत रूप में धूप बत्ती लोग जलाते थे। पहाड़ की एक प्रजाति ऐसे जिसको केदारपत्री कहते हैं, और ऐसे भी बहुत सारी जड़ी बूटी है जिससे लोग धूप जलाते हैं। तो क्या उससे भी धूप बत्ती बन सकती है? बिल्कुल, पहाड़ में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा उसके साइंटिफिक रीजन भी आप बताएंगे, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ, और वो जानना चाहेंगे, क्योंकि साइंटिफिक रीजन बताना जरूरी है ताकि लोग धूप बत्ती भी जलाएं और नुकसान, जैसे माता जी कह रहे हैं कि नहीं रह पाई माता जी और उनको उस धुएं से उनको अलविदा कहना पड़ा, तो ताकि लोग उस धुएं से बचें भी। देखिए मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि पुराने समय में अगर आज से आप 15-20 साल पहले जाएंगे, जब सड़क मार्ग या इतना विकसित हम लोगों का गांव नहीं था, तो उस समय लोग अपने यहाँ पे ही जो उनके पास संसाधन उपलब्ध थे, क्योंकि हमारे पहाड़ में ही ऐसी कई सारी सुगंधित जड़ी बूटियाँ हैं कि जिनसे हम लोग जो है हर्बल धूप और अगरबत्ती का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने अभी कई जगह पे लमगांव, आपका टिहरी, कैंपटी, हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको जो है प्रशिक्षण भी दिया है कि किस तरीके से वो लोग हर्बल धूप अगरबत्ती का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे अवेलेबिलिटी उपलब्धता जिस चीज़ की सरल है, जैसे आपका पहाड़ में तेजपात, अच्छा, दालचीनी, केदार जड़ी, ये सारी जो सुगंधित औषधियाँ होती हैं ये सारी उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से। तो इन्हीं के उपयोग से, इन्हीं को किस तरीके से हम लोग धूप अगरबत्ती में उपयोग कर सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने भी पहाड़ में महिलाओं को दी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पहाड़ में भी, और ऐसा नहीं है कि हम लोग उन चीज़ों का उपयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं देहरादून में। तो वो धुआं नुकसान नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो आपने काम पहले तो आपने रिसर्च 1.5 साल में रिसर्च लगाया, 1.5 साल को लेकर के, और फिर उसके बाद आपने काम शुरू किया है। तो आप ये बताएं कि एक साल में कितना क्विंटल वेस्ट जो फूल है, जो ख़राब हो चुके फूल है, कितना क्विंटल इकट्ठा करते हैं सिर्फ देहरादून में? देखिए अभी तो हमको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, है ना। अभी हम लोगों को अपना प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए 10 महीने हुए हैं, और हम लोगों ने जो 1.5 साल रिसर्च करी वो इसी चीज़ पे करी कि हम प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बना पाएँ। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी कंज्यूमर को हम एक बार अगर प्रोडक्ट देते हैं, वो परचेज़ करके लेके जाता है, अगर उसको पसंद आएगा तो वो बार बार रिपीट करेगा, उसको खरीदेगा, और नहीं पसंद आएगा तो है। लेकिन हाँ, मैंने कहा, मेरा सवाल ये है कि एक महीने में लगा लो, 1 महीने में आपने कितना क्विंटल फूल इकट्ठा किया है? लगभग हम 1 महीने में जो फूल हमारे पास आता है, लगभग 5000 से 6000 kg हम लोग महीने में फूल उठाते हैं। 5-6 क्विंटल? हाँ, लगभग। अच्छा, तो ये मंदिरों से आता है या शादियों से इकट्ठा करते हैं? देखिए ये हमारे पास मंदिरों से भी आता है, जो समारोह स्थल है वहाँ से भी आता है। अब तो बल्कि जब हम लोग थोड़ा देहरादून में लोगों को पता चलने लगा है मीडिया के सहायता से, या हम लोगों ने थोड़ा अवेयर किया है, तो लोगों के फ़ोन, अब जो भी लोग जिनके पास वेस्ट फूल होता है वो लोग खुद ही फ़ोन कर देते हैं कि हम लोगों के पास फूल है और आप लोग इस
फूलों को लेके चल जाइए। तो लोगों को अब पता है सिटी के अंदर की जो जहाँ पे भी हम वेस्ट फूलों पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग कचरे में फेंकने से अच्छा उन फूलों को हमें ला के दे देते हैं। अच्छा, खुद भी दे देते हैं? खुद भी दे देते हैं, खुद भी दे तो देते हैं। इसका मतलब है अभी आपने 10 महीने शुरू हुए इस काम को किए हुए और आपको 1 महीने में लगभग 5 से 6 क्विंटल फूल इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी सारे मंदिरों से नहीं, जहाँ जहाँ आपके अप्रोच है, जहाँ पर गाड़ी जा सकती है। लेकिन एक सवाल और है कि इतना बड़ा काम आपने शुरू किया है और जो और लोग भी आपको देख रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं लोग, इस काम को शुरू करने में कितनी बड़ी चुनौती, मतलब कैसी कोई चुनौती का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, काम जब मैंने शुरू करने का सोचा था तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस पे लगभग 1.5 साल रिसर्च करी। काम शुरू करने के लिए तो देखिए सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो फंड्स की होती है। तो मैंने जब अपना काम शुरू किया था तो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं लगाया था, मैंने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था। एक मैं था और एक मेरे साथ हेल्पर था जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरुआत किया था, जिन्होंने सारी तैयारी करी थी। अच्छा। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने प्रोडक्ट्स तैयार करे, लोगों को इनिशिएटिव भी अच्छा लगा कि हाँ, जो फूल अब तक कचरे में जा रहे थे उनका सदुपयोग हो रहा है, महिलाएं हमारे साथ जुड़ के काम कर रही हैं, कई सारे वर्कर्स हम लोगों ने रखे जिनको हम लोग मंथली सैलरीज देते हैं। तो लोगों को प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा और प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, तो लोग अपने आप ही धीरे धीरे इसमें जुड़ते रहे। हम लोगों ने केवल एक कर्मचारी से शुरू किया था, आज हम लोगों के पास लगभग 12-13 तो महिलाएं हैं। अच्छा। जो हमारे साथ प्लांट में काम करती है। तो 99% हम लोगों ने जो रोजगार उपलब्ध कराया है उसमें 99% आपकी महिलाएं हैं, बाकी मेल्स जो हम लोगों के साथ अभी हैं पुरुष। प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के तो हम बिल्कुल साथ हैं, मोदी जी के, क्योंकि देखिए उनका भी ये नारा है कि महिला सशक्तिकरण को और महिला उद्यमिता को हम लोगों को बढ़ाना है। और जहाँ तक मैंने खुद अनुभव किया है कि महिलाएं जो हैं अपना काम बहुत अच्छा करती हैं, जिस तरीके से उनको आप बताएंगे वो बहुत मन लगा के काम करती है। इसीलिए हम जो भी हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अभी, वो लोग दोबारा रीपरचेज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पसंद आ रहा है और बहुत मेहनत के साथ महिलाएं उनको तैयार कर रही हैं हमारे यहाँ पे। तो आपके जवाब से ये पता चलता है कि आप महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी काम कर रहे हैं। पर एक जब महिलाओं की आर्थिक सुधारने की आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल आ रहा बार बार, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी जो पत्नी है वो अच्छी जॉब में थी, हेल्थ में थी और अच्छी सैलरी थी उसकी, और आपने उसको छुड़वा दिया और इधर आप महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार रहे। तो ये इंसिडेंट कैसे और कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इसको? देखिए सर, मेरी जो वाइफ थी वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, लगभग 10-12 साल उनको भी नौकरी करते हुए हो गए। अच्छा। मैंने आपको बताया कि जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने खुद भी अपने आप में ये नहीं सोचा था कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड या इनिशिएटिव को लोग इतना पसंद करेंगे कि इसकी डिमांड आगे बढ़ेगी और मुझे आगे और वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को नीड थी, क्योंकि अब इतना सारा हम लोगों के पास काम हो गया है, हम लोगों के पास अभी बाहर के भी ऑर्डर हैं, विदेशों में भी हम लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारा नीदरलैंड, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इन देशों में भी हम लोग अभी जो है अपना मटेरियल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी जो कि अगर मैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हूँ तो मेरी जगह पर जो है सारा काम देखे। तो अच्छा ऑप्शन था। मैंने अपनी वाइफ़ को कहा तो वाइफ़ ने कहा मैं तो पहले से ही आपके साथ इसमें जुड़ना चाहती थी, क्योंकि आप समाज के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खुद का आपका मन है कि आपको लोगों को अवेयर करना है किसी हार्मफुल चीज़ को लेके कि ये नुकसानदायक है। और फिर मैंने आपको बताया कि वर्कफोर्स भी हमारे पास सारी महिलाएं हैं। फिर हम लोग ट्रेनिंग्स भी करते हैं अलग अलग जगह पे जाके, वो भी सारी महिलाओं के साथ होती है। तो होता ये है कि महिला के साथ महिला बड़ी कंफर्टेबल होती है, जोन बन गया है, कंफर्ट जोन बन जाता है। उनकी कुछ क्वेरीज होती है, कई सारी बातें होती है, वो हमसे खुलकर नहीं बात कर पाती है, तो वो महिला से जो मेरी वाइफ है उनसे सारी चीज़ें बिल्कुल बातें हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों में हमको बड़ा बेनिफिट मिला है। तो वाइफ की खुद का भी मन था इस इनिशिएटिव में जुड़ने का और हमें भी उनकी ज़रूरत थी, इसलिए बड़ा बेनिफिट मिला। तो दर्शक यही जानना चाहते हैं कि कितनी कमाई आप दोनों की, मोटी कमाई है क्या है? देखिए, अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है, चाहे मैंने किया चाहे कोई और करता है, हर कोई जो है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए करता है कि वो आने वाले टाइम में जो है उस रोज़गार से पैसा कमाए। बट मेरा मोटिव थोड़ा अलग था। आज से 4-5 महीने पहले तक ये स्थिति थी कि हमको अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ रहा था। अभी हम लोग इस स्थिति में आ पहुँचे हैं कि हम लोगों के जितने खर्चे होते हैं, जितने हमारे एम्प्लॉयज़ है, जितना हमारा प्लांट का खर्चा है, वो सारे खर्चे निकल रहे हैं और हमारा भी अभी घर चल रहा है। और सभी लोगों का अगर साथ रहा, सभी लोगों को इनिशिएटिव अच्छा लगा, प्रोडक्ट पसंद आए, तो कल के डेट में आने वाले समय में हम लोग ज़रूर प्रॉफिटेबिलिटी पे होंगे। बट अभी सब कुछ बराबर ही चल रहा है। यानी कि प्रॉफिट भी है और खुश भी हैं, सब कुछ है। आप ये बताया, आपने बताया कि आपके साथ लगभग 22-23 लोग हैं जो परमानेंटली काम करते हैं, और आपने ये बताया कि ठीक ठाक ही चल रहा है, नौकरी छुड़वाने के बाद भी ठीक ठाक चल रहा है। एक महिला
आपके इंस्टीट्यूट में या आपके जो सेंटर है उसमें कितना कमा लेती है एक महीने में एक महिला, और टोटल अप्रोक्स रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग आप साथ जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा विस्तार से आप बताइए। देखिए जो महिलाएं हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, ऐसा नहीं था कि ये पहले कहीं पे अपना काम कर रही थी जी। ये सब लोग अपनी घरेलू महिला थी, मतलब फैमिली का ही अपना काम देख रही थी। अच्छा। तो लगभग 2-2 महीने इन महिलाओं को हम लोगों ने ट्रेनिंग्स दी हैं जी। इनको स्किल्स दिया है कि किस तरीके से ये लोग प्लांट में काम कर पाएंगे। तो इन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, ये लोग हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं। लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये हम लोग इन महिलाओं को जो है मंथली वेतन देते हैं। 8 से 9 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये देते हैं। अब आज के डेट में जिन महिलाओं के पास पहले मोबाइल नहीं था या कई सारे खर्चों के लिए उनको अपने घर पर निर्भर रहना होता था, वो आज के डेट में आत्मनिर्भर हैं, मतलब उनको जो भी चाहिए होता है वो ख़रीद लेती हैं। और दूसरा क्या है, बहुत खुशी से मतलब लोगों को बताती है कि हम लोग उस प्लांट पे जो है काम करते हैं जहाँ पे ऐसा काम होता है। तो पैसों से ज़्यादा उनको ये भी खुशी होती है कि हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए भी अच्छा है, और उसको करते हुए उनका भी मन बहुत प्रसन्न होता है। तो अगरबत्ती तो सभी जलाते होंगे समाज में? सभी वर्ग, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हिंदू है तो वो जलाएंगे। इसमें आपका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी धर्म होता है सभी लोग भारत के अंदर जो है धूप और अगरबत्ती का प्रयोग तो करते ही हैं। बिल्कुल। तो ये भी दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका एक साल भर तो हुआ नहीं, लेकिन आपका जो टोटल अब तक का जो टर्नओवर कितना होगा? मेरा टर्नओवर ऐसा तो अभी मैंने कभी कैलकुलेशन किया नहीं है क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हुआ है, बट टर्नओवर मुझे बहुत खुशी है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग हमें बधाई देते हैं कि आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इवन जो मंदिर में पुजारी हैं या समारोह स्थल के जो ऑनर्स हैं वो खुद हमको बोलते हैं कि ये फूल अब तक हम फेंक दिया कर रहे थे और इनका जो है दुरुपयोग हो रहा था, अब इनका आप लोग जो है बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। और जो महिलाएं अब तक जो है कोई काम नहीं कर रही थी, उन महिलाओं को भी आपने जो है रोज़गार उपलब्ध कराया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मनोबल और बढ़ता है कि हम लोगों को इसको जो है भी और आगे बढ़ाना है और महिलाएं अपने साथ रोज़गार पे जोड़नी है। बिल्कुल। आपने कहा कि जो महिलाएं आर्थिक कमज़ोर थी उनके पास रिसोर्स आया है आपके कारण से, और आपने ये भी बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनली लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि इस काम में चुनौती है लेकिन काम बहुत ही अच्छा है। जो कार्बन बहुत ज़्यादा फेंकता है वो कम मात्रा में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सारे काम को लेकर के, क्योंकि ये तो दैवीय धरती है ना, देवभूमि है, और देवभूमि में मुझे लगता है कि फूलों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो भविष्य की क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उत्तराखंड में जन्म लिया है, और इन सारी चीज़ों को करते हुए हमें बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि हम जिस जगह पे हैं ये पूरे वर्ल्ड वाइड देवभूमि कहलाता है। मतलब देवभूमि हमारा उत्तराखंड है। बिल्कुल। और यहाँ पर चारों धाम हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। मतलब वो यहाँ से कुछ भी अगर खरीद के लेके जाते हैं देवभूमि में, तो वो जब जाते हैं तो वो उसको आशीर्वाद और प्रसाद मानते हैं। जो धूपबत्ती अगरबत्ती यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से लेके जाते हैं। तो अच्छा। बहुत ही मतलब अच्छा हम लोगों को वहाँ से रिजल्ट मिलता है। तो देवभूमि में होना और देवभूमि में इस प्रोजेक्ट का शुरू होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। लेकिन प्लानिंग क्या है आपकी? आपने तो अभी छोटी यूनिट शुरू की है, लेकिन भविष्य की प्लानिंग क्या है कि आप फूलों पे ही क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? देखिए, अभी हम जिस जगह पे हैं, अभी हम लोग उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूलों का कचरा उत्पन्न होता है वो सिटी आपकी हरिद्वार है और ऋषिकेश है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो वेस्ट फूलों से जो कचरा होता है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में होता है। और इनके निस्तारण के लिए लोग क्या करते हैं कि गंगा नदी में वो सारा कचरा बहाते हैं। तो गंगा नदी भी प्रदूषित होती है, वो फूल भी ख़राब होते हैं, जिससे कि जो जीव उस नदियों में रह रहे हैं, जो मछलियाँ रह रही हैं, उनको भी बहुत समस्याएं होती हैं। मतलब उनके जीवन पे भी संकट आ जाता है, इतना समस्या होती है। फूल इतना पोल्यूट करता है। असल में होता क्या है सर, आज की डेट में जो कई सारी नर्सरी हैं या कई सारे जो फार्म्स हैं, वो फूलों को उगाने के लिए कई सारे हार्मफुल केमिकल का भी उपयोग करते हैं। कि फूल की ग्रोथ जो है जल्दी हो। तो वो फूल जब पानी में मिलता है तो वो बड़ा ही जो है हानिकारक होता है उन जीव जंतुओं के लिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट भी खुद इसमें इनिशिएटिव कुछ ऐसा ले कि हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में कोई ऐसी एक यूनिट हम लोग स्थापित कर पाएँ कि जहाँ पर हम वहाँ के जो वेस्ट फूल हैं उनका भी निस्तारण करें और कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पे तैयार करें। वहाँ की महिलाओं को भी हम लोग जो है रोज़गार दें। और देवभूमि का नाम तो हमारे साथ जुड़ा ही है, तो इससे हमारे लिए आगे काम करने में भी बहुत आसानी होगी।
बिल्कुल। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पॉल्यूशन फूलों से या जो हमारे डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कि लोग मूर्ति को भी नदी में प्रभावित करते हैं, तो फूलों को सबसे ज़्यादा नदी में डाला जाता है, पानियों में लोग ज़्यादा अर्पित करते हैं फूल को। तो एक आपका 1.5 साल का रिसर्च है और हमारे दर्शक आपको बार बार ये देख रहे हैं कि 1.5 साल के रिसर्च में कौन से साइंटिफिक ऐसे रीजन आए हैं जिससे फूल बहुत खतरनाक है, तो उसको थोड़ा उस डेफिनेशन को भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, असल में होता क्या है कि ये सारा डिपेंड करता है क्वांटिटी पे लेकर। अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ मिला रहे हैं तो वो इतना दुष्प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन अगर आप टनों के टनों और कुंटल के कुंटल ऐसे फूल गंगा नदी में या कहीं पर भी आप डालते हैं तो वो उस जगह का एनवायरनमेंट ख़राब करती है। अच्छा। वहाँ को और पॉल्यूटेड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वांटिटी पे ही डिपेंड करती है और यही चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा ऋषिकेश और हरिद्वार में आपका चल रही है। तो इसी के निस्तारण को लेके हमको आगे सोचना है और जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है वो इन्हीं 2 जगहों को लेके है कि गवर्नमेंट अगर इसमें हमारी कोई मदद करेगी तो गवर्नमेंट के साथ हम इसमें काम करेंगे। अच्छा। हाँ, इन चीज़ों का निस्तारण करेंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार में आप कुछ एक बड़ा प्लान? मेरा जो मास्टर प्लान है वो हरिद्वार और ऋषिकेश को लेके ही है। अच्छा। हाँ जी। तो जितना भी पॉल्यूशन या जितना भी खराब या जो बेस्ट जो फूल है उसको आप इकट्ठा करके इस काम को शुरू करें। हाँ जी, क्योंकि इससे हम और सारे कई भी प्रोडक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धूप अगरबत्ती ही बना सकते हैं। जो इसमें आपके ख़राब पार्ट्स हैं फूलों के, उससे हम लोग कंपोस्ट खाद अपनी तैयार कर सकते हैं। अच्छा। अब जैसे अब आपका मार्च है, आपकी होली आने वाली है, तो हम लोग ऑर्गेनिक गुलाल भी इन फूलों के पाउडर से तैयार कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड सिर्फ धूप बत्ती बनी, इसके और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा खुल करके बता दीजिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। अब जैसे अपकमिंग अभी होली आपकी आने वाली है, तो हम लोग अभी लगभग 900 kg आपका जो है ऑर्गेनिक गुलाल तैयार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, जिसमें कि हम लोग सिर्फ फूल पाउडर और मसालों का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम लोग अभी येलो कलर, पीले कलर का जो ऑर्गेनिक गुलाल बना रहे, वो लोग हमें अभी गेंदे के फूल का और उसमें हल्दी का जो पाउडर रहेगा वो मिक्स रहेगा, तो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेगा। तो वो ईज़िली आपका क्लीन भी हो जाएगा और उससे कोई आपको त्वचा पे मतलब कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरीके भी कई सारे बाई प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। आगे भी अभी जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ हम जुड़े हैं वो भी अभी आगे कई सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं कि इन वेस्ट फूलों से हम और क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो विकास जी, आपको सुनने के लिए और आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग अभी आज की डेट में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, देखिए पहले की जो लाइफ थी और पहले का जो समय था उसमें हमारा इन्वायरमेंट भी और हमारा रहन सहन भी बहुत अलग तरीके का था। बट आज की डेट में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, हम लोग अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ को लेके हम लोग जो है अवेयर नहीं है। तो हम कोई से भी प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे वो खाने के हों, चाहे घर में सुगंध के हों, तो वो सारे प्रोडक्ट हमको जो है नेचुरल यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है उसका आप ही यूज़ करें। जो भी आपको नेचुरल मिलता हो वो चीज़ें आप लोग यूज़ करें और अपने हेल्थ के प्रति आप लोग बहुत ही जागरूक रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हेल्थ के बारे में हम लोग जागरूक रहें। और विकास जी, आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विकास जी ने हमें बताया कि हमें जागरूक रहना चाहिए। कल हम किसी दूसरी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।